बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में नए लेक्चर के साथ खुशामदीद स्टूडेंट्स। आज अल्टरनेटिव करंट और सर्किट्स में हमारा लेक्चर नंबर 13 है और आज के लेक्चर में हम एप्लीकेशंस ऑफ एसी सर्किट पढ़ेंगे। जो एसी सर्किट में हम ट्यून्ड एसी सर्किट हैं, रेजोनेंट सर्किट एलसी सर्किट्स, उसकी एप्लीकेशन है प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर। ये हमारा टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर। तो हम देखेंगे कि किस तरह से मेटल डिटेक्टर बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ एलसी पैरेलल ट्यून्ड सर्किट, जिसमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है, प्रोड्यूस की जाती है और उसकी मदद से मेटल डिटेक्टर बनाया जाता है। मेटल डिटेक्टर से तो वाकिफ़ ही होंगे, डिफरेंट सिक्योरिटी पॉइंट्स के ऊपर, चेक पॉइंट्स के ऊपर ये यूज़ होते हैं। सिक्योरिटी गार्ड के पास होते हैं जो बॉडी सर्च के दौरान यूज़ करते हैं और बीप देते हैं। अगर किसी बंदे के पास मेटल हो तो उसके ज़रिए पता चल जाता है कि इनके पास जेब में या किसी तरह से मेटल रखी हुई है। तो आज हम इसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ये एप्लीकेशन है पैरेलल रेजोनेंट सर्किट की। हमने जो पढ़ा है वो सीरीज रेजोनेंट सर्किट पढ़ा है, लेकिन हम चूंकि इसकी एप्लीकेशन में पैरेलल रेजोनेंट सर्किट यूज़ हुआ है तो हम पहले उसको डिस्कस कर लेंगे। ये सेकंड ईयर की फिजिक्स है, फेडरल और के बीके का कोर्स हम फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 15 है अल्टरनेटिंग करंट एंड सर्किट्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने बताया कि पैरेलल रेजोनेंट सर्किट को पढ़ना ज़रूरी है अगर हम समझना चाह रहे हैं फंक्शंस प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर का, यानी मेटल डिटेक्टर प्रिंसिपल अगर समझना चाहते हैं तो हमें पैरेलल रेजोनेंट सर्किट का पता होना ज़रूरी है। इससे पहले हमने पढ़ा है कि सीरीज रेजोनेंट सर्किट क्या होता है। एक इंडक्टर लगा है, उसके साथ एक कैपेसिटर है, एक रेजिस्टर है और इसके ऊपर जब हम एसी अप्लाई करते हैं तो इस सर्किट की प्रॉपर्टी ये है कि ख़ास फ्रिक्वेंसी, जिसको हम एफ कहते हैं, उस फ्रिक्वेंसी के लिए इसका रिस्पांस जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है और करंट सर्किट के अंदर मैक्सिमम होता है। अगर रेजिस्टेंस कम से कम इस्तेमाल की जाए तो आपको ये टॉप जो है ना बहुत हाई मिलता है, जबकि हाई फ्रिक्वेंसी के लिए करंट की मैग्नीट्यूड कम होती जाती है। ये करंट है, ये फ्रिक्वेंसी। तो इस फ्रिक्वेंसी के लिए, ख़ास फ्रिक्वेंसी के लिए इसकी मैग्नीट्यूड करंट की ज़्यादा होती है, उससे ऊपर और उससे नीचे जो मैग्नीट्यूड है वो कम होती जाती है। तो इस ख़ास फ्रिक्वेंसी के लिए इस ख़ास फ्रिक्वेंसी के लिए पूरा सर्किट जो है, इसमें करंट और वोल्टेजेस आपस में इन फेज होते हैं, इसलिए इसको रेजोनेंट सर्किट या इसको रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कहते हैं। इस सर्किट को रेजोनेंट सर्किट कहते हैं इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के लिए। लेकिन ये हम पढ़ चुके हैं। एक चीज़ जो हमने नहीं पढ़ी वो है पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। पैरेलल रेजोनेंट सर्किट को हम ज़्यादा डिटेल से नहीं देखेंगे, बस सिंपल ये समझ लें कि एक इंडक्टर है, उसके साथ कैपेसिटर पैरेलल में यूँ लगा हुआ है और इसके ऊपर अगर हम एसी अप्लाई कर देते हैं तो ये अगर ये फ़र्ज़ करें ये लोड है और अगर हम एसी अप्लाई कर देते हैं तो ये पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी जो है, ये बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसी है, उसको अलाउ कर देता है। ये बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक करता है। उस खास फ्रिक्वेंसी के लिए इसका जो रिस्पांस है ये मिनिमम होता है, करंट मिनिमम हो जाता है और उससे ऊपर और उससे नीचे जो फ्रिक्वेंसीज हैं उसके लिए ये फुल करंट फ्लो होता है सर्किट में से। तो हाई जो डीसी करंट है, लो फ्रिक्वेंसीज यहाँ से पास होती हैं और हाई फ्रिक्वेंसीज यहाँ से पास हो जाती हैं, लेकिन जो एफआर जो ट्यून्ड फ्रिक्वेंसी है वो ब्लॉक हो जाती है। तो इसको हम बैंड स्टॉप फिल्टर भी कहते हैं। तो इस तरह से ये पैरेलल सर्किट यूज़ होता है। लेकिन हमारे पास एक और सिचुएशन है, अगर इस सर्किट को अगर हम पल्सेस दे दें, इस तरह से पल्सेस दे दें, यहाँ पे कोई पल्स अप्लाई करें, ऐसे ऑन ऑफ अगर हम यहाँ पे करते हैं तो होता क्या है कि ये जब पल्सेस हम इसको देंगे तो इनिशियली करंट जहाँ पे फ्लो होगा तो ये वोल्टेज यहाँ पे वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे और जितने वोल्टेज यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे वो इस कैपेसिटर को चार्ज कर देंगे। जब ये कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा तो फ़ौरन इस इंडक्टर की मदद से डिस्चार्ज होगा और इंडक्टर की मदद से जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो करंट फ्लो होगा। करंट के फ्लो होने की वजह से अगेन इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे। तो ये सिलसिला चलता रहता है। एनर्जी, ये कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों चार्ज और डिस्चार्ज होते रहेंगे और तो एनर्जी यहाँ पे ऑसिलेट होगी। तो इस सर्किट की आउटपुट जो है आपको मिलेगी कुछ इस तरह से।
यानी आपको यहाँ पे एसी आउटपुट मिलेगी, लेकिन चूंकि डैम्पिंग होती है, अगर आप इसको एक पल्स दें तो उसके बाद ये ऐसे होगा, कुछ इस तरह से बिहेवियर आ गया, इसको डैम्पिंग कहते हैं। इसका एम्पलीट्यूड जो है इलेक्ट्रिसिटी का एम्पलीट्यूड कम होते होते जीरो की तरफ अप्रोच कर जाएगा। लेकिन ये एसी साइन वेव इस तरह से ये सर्किट प्रोड्यूस कर सकता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एग्जैक्टली वही फ्रीक्वेंसी होगी जो इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। तो इस कम्बिनेशन में अगर आप एलसी पैरेलल सर्किट को इस कम्बिनेशन में यूज करें कि आप उसको इलेक्ट्रिकल पल्सेस दें और आपको एसी वेव फॉर्म मिले किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की जो आप चाहते हैं, तो इसको कहते हैं ऑसिलेटर। ऑसिलेटर कहते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस सिर्फ इतना आपने समझना है कि इसके साथ कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसको ऑन ऑफ कराता है, और इस ऑन ऑफ के नतीजे में ये ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करता है। तो ये इस तरह से आपको एसी वेवफॉर्म मिलती है आपकी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी की, तो ऑसिलेटर कहते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर। तो मेटल डिटेक्टर में 2 ऑसिलेटर यूज हुए हैं। अब हमें उसको समझना आसान हो जाएगा। एक बात यहाँ पे ये आ गई। दूसरी बात, बीट फ्रीक्वेंसी को भी आपको समझना होगा कि बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है। बीट फ्रीक्वेंसी, अगर 2 फ्रीक्वेंसीज का आपस में बहुत कम डिफरेंस हो, जिस तरह फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक फ्रीक्वेंसी है 788 हर्ट्ज एक फ्रीक्वेंसी है, और दूसरी फ्रीक्वेंसी है 790 हर्ट्ज। अगर आपके पास 2 सोर्स, अगर हम साउंड वेव की बात करें, 2 ट्यूनिंग फोर्क, एक ये फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा हो, एक ये फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा हो, जब इन दोनों ट्यूनिंग फोर्क को एक दूसरे के करीब लेकर आएंगे तो आपको एक साउंड सुनाई देगी, वाइब्रेटिंग साउंड सुनाई देगी, जो ना तो इस फ्रीक्वेंसी की होगी ना इस फ्रीक्वेंसी की, बल्कि इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी। अगर इसका डिफरेंस जो है जिस तरह आपको नज़र आ रहा है 3 हर्ट्ज का है, तो आपको 3 हर्ट्ज तो खैर आप सुन नहीं सकते, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक आप सुन सकते हैं। तो अगर 20 हर्ट्ज का डिफरेंस हो या इससे ज़्यादा का डिफरेंस हो, या इसको किलो हर्ट्ज में ले सकते हैं आप, किलो हर्ट्ज में लें तो ये 3 किलो हर्ट्ज का डिफरेंस आ जाएगा, ये किलो हर्ट्ज आ गया। तो इतना डिफरेंस हो और दोनों ट्यूनिंग फोर्क को हम एक साथ जब बजाएंगे तो उससे जो निकलने वाली आवाज़ें हैं वो एक दूसरे के साथ मिलेंगी, तो आपको 3 किलो हर्ट्ज की आवाज़ सुनाई देगी, जिसको हम बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये 3 किलो हर्ट्ज बीट फ्रीक्वेंसी है, हालांकि ये 790 किलो हर्ट्ज है और ये 788 किलो हर्ट्ज है। तो 2 किलो हर्ट्ज का डिफरेंस है, हम इसको बहरहाल इन दोनों का डिफरेंस होता है, इतना आप समझ लें। तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जब 2 फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे के साथ स्लाइटली डिफरेंट हों और वो एक साथ हम उनको मिक्स करें तो उन दोनों का डिफरेंस जो है बीट फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इन दोनों की डिफरेंस जो होगा वो बीट फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो हम प्रिंसिपल ऑफ जो मेटल डिटेक्टर है उसमें 2 फिनोमेना यूज करते हैं, एक ऑसिलेटर का और दूसरा बीट फ्रीक्वेंसी का। और एम्प्लीफिकेशन किसे कहते हैं, एम्प्लीफिकेशन कहते हैं कि सिग्नल आपके पास थोड़ा सा सिग्नल आ रहा हो, छोटा सा, ये सिग्नल है फॉर एग्जांपल कि आपके पास सिग्नल है 10 या 100 मिली वोल्ट का सिग्नल है, तो आप इसको जब एम्पलीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, हम आगे पढ़ेंगे एम्पलीफायर क्या होते हैं, तो ये आपको 2 वोल्ट का सिग्नल मिल जाएगा, 5 वोल्ट का, 10 वोल्ट का। तो आप किसी भी सिग्नल की जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ाते हैं किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की मदद से, तो उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को एम्पलीफायर कहते हैं। तो ये 3 चीज़ें बेसिक यूज़ होनी है मेटल डिटेक्टर में। एक पैरेलल रेजोनेंट सर्किट जो कि एज ए ऑसिलेटर यूज़ होगा, दूसरी बीट फ्रीक्वेंसी यूज़ होगी, 2 ऑसिलेटर होंगी, उनका डिफरेंस उसकी मदद से सॉल्व होगा जो कि बीट फ्रीक्वेंसी होगी, और फिर एम्पलीफायर की मदद से हम उसको एम्पलीफाई करेंगे और स्पीकर के ऊपर देंगे। अब चलते हैं जो आपकी बुक में सर्किट बना हुआ है, वैसे मेटल डिटेक्टर के हज़ारों सर्किट्स हैं, बहुत सारे तरीक़ों से बनाया जाता है, लेकिन जो आपकी बुक में गिवन है वो काफ़ी सिंपल है। इसमें ये देखें,
ये एलसी ट्यून्ड सर्किट है, पैरेलल ट्यून्ड सर्किट, इसको टैंक सर्किट भी कहते हैं। इसके साथ ये एडिशनल सर्किटरी है इस सर्किट को स्विच करने के लिए। यहाँ पे इसकी स्विचिंग भी की जाती है और इधर से ही आपको एक ख़ास फ्रिक्वेंसी की वेव फॉर्म यहाँ पे रिसीव होती है इस सर्किट के अंदर। ठीक है जी। तो ये ऑसिलेटर ए कहते हैं इसको। ये एक ऑसिलेटर है जो फिक्स किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी जिसको हम एफ ए कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एफ ए, इसकी मदद से हम प्रोड्यूस करा रहे हैं। उसी तरह एडिशनल सर्किट है ऑसिलेटर बी का। तो ये ऑसिलेटर बी का टैंक सर्किट है जिसको एलसी टैंक सर्किट, एलसी पैरेलल सर्किट कह सकते हैं, ट्यून सर्किट कह सकते हैं। तो इसकी सेटिंग इस तरह की जाती है कि एफ ए और एफ बी जो फ्रिक्वेंसी ये दोनों ऑसिलेटर प्रोड्यूस करते हैं। ऑसिलेटर क्या करता है, याद रखें, ऑसिलेटर एसी वेवफॉर्म प्रोड्यूस करता है। ठीक है जी। तो ये एक वेवफॉर्म प्रोड्यूस कर रहा है एसी की, और ये एक वेवफॉर्म एसी की प्रोड्यूस कर रहा है। दोनों का क्या है, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है। एक की फ्रीक्वेंसी है एफ ए, दूसरी की फ्रीक्वेंसी है एफ बी। दोनों की फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, इतना डिफरेंस होगा कि आपकी सुनने की रेंज में आ जाए 20 हर्ट्स से लेकर 20 किलो हर्ट्स, 20 किलो हर्ट्स तक का सिग्नल होगा। इसमें कोई भी सिग्नल हो सकता है जो आप सुन सकते हैं। तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी जो जनरेट होगी, उन दोनों का यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी आ गई, ये फ्रीक्वेंसी आ गई, तो ये एक सर्किट है जो दोनों फ्रीक्वेंसीज को कंबाइन करता है। कंबाइन करने के बाद बीट फ्रीक्वेंसी बनती है, और बीट फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई भी किया जाता है इसी सर्किट के अंदर, क्योंकि जो ये सर्किट दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं वो दोनों का जो सिग्नल हो ऐसी वेवफॉर्म होगी जो ये प्रोड्यूस हो रही है, तो ये बहुत कम एम्पलीट्यूड की होगी। तो यहाँ पे एक तो बीट फ्रिक्वेंसी बनाई जाती है, दोनों को मिक्स करके बीट फ्रिक्वेंसी बनती है, और तीसरा वो बीट फ्रिक्वेंसी एम्पलीफाई होती है जो कि आगे स्पीकर के ऊपर चली जाती है। अच्छा, इसकी सेटिंग इस तरह से है कि ये दोनों की वैल्यूज बिल्कुल सेम होंगी। इनिशियली ये डिफरेंट नहीं होगी, अगर डिफरेंट होंगी तो आपको बीट फ्रिक्वेंसी सुनाई देगी। दोनों की अगर फ्रिक्वेंसी बिल्कुल सेम हो, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, तो बीट फ्रिक्वेंसी आपको सुनाई नहीं देगी क्योंकि बीट फ्रिक्वेंसी ज़ीरो होगी। बीट फ्रिक्वेंसी जो है एफ बीट जो होती है एफ ए माइनस एफ बी होती है। अगर दोनों एक दूसरे के इक्वल हों तो एफ बीट क्या होगी, ज़ीरो होगी, और आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। सर्किट को इस जो मेटल डिटेक्टर है, इसको जब आप मेटल के करीब नहीं लेकर जाते, जब आप उसको इसके करीब मेटल ना हो, तो दोनों सर्किट्स जो हैं दोनों एक जैसी ही फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से बीट फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होती है और आपको उसके स्पीकर पे कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। लेकिन इसकी सेटिंग इस तरह से होती है कि अगर इसका जो मेटल डिटेक्टर का वो पार्ट के जिसको बॉडी सर्च में के इस्तेमाल किया जाता है, एक कॉइल को इसके अंदर रखा जाता है, एक कॉइल को यहाँ पे इस पार्ट में रखा जाता है जिससे बॉडी सर्च की जाती है। तो जैसे इसके करीब कोई मेटल आती है तो इसकी इंडक्टेंस चेंज हो जाती है। फर्ज करें ये सर्किट बी है जो कि बॉडी सर्च में यूज़ होगा, और इसके करीब कोई मेटल आ गई है, कोई भी मेटल है, तो उस मेटल की वजह से क्या होगा, यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथन हो जाएगा और इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसकी इंडक्टर की वैल्यू चेंज होगी। इंडक्टर की वैल्यू चेंज होने की वजह से फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाएगा। जैसे ही फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो दोनों का डिफरेंस बन जाएगा, कुछ डिफरेंस होगा, और वो डिफरेंस क्या होगा, एम्पलीफाई होकर स्पीकर के अंदर चला जाएगा और स्पीकर पे आपको बीप सुनाई देगी। तो इस तरह से कोई भी मेटल जब आप इसके किसी एक ऑसिलेटर के भी करीब लेकर आए तो वो किसका बायस बनता है, फ्रीक्वेंसी में चेंज का बायस बनता है, और जब फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है तो दूसरे के साथ उसका डिफरेंस की कोई वैल्यू बन जाती है, और आपको बीट फ्रीक्वेंसी सर्किट जो है, बीट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर सर्किट जो है उसको एम्पलीफाई करके स्पीकर पे फेंक देता है। इस तरह आप सुन लेते हैं और जज कर लेते हैं कि मेटल इसके करीब मौजूद है, मेटल डिटेक्टर के करीब। स्टूडेंट्स, ये छोटा सा टॉपिक था मेटल डिटेक्टर का, उम्मीद है समझ आ गई होगी। आप बुक की वर्डिंग पढ़ें, एग्ज़ाम में लिखने के लिए आपको टेक्स्ट जो है देखना पड़ेगा। टेक्स्ट आप बुक से देख लें, फंक्शन आप यहाँ से समझ लें,
तो आपके जहन में इसका स्केच बैठ जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।